नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं सीजी टेट 2022 का भाग नंबर 29 है। ठीक है, इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि पेपर 2 का है और इसमें जो है साल भर पेपर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, आप वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, समय बहुत कम है, लगभग 1-2 दिन का ही समय बचा है, तो इसलिए जो है आप जितना हो सके तैयारी करना। ठीक है, कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ वृक्ष मित्र आ जाएगा। ठीक है, वृक्ष मित्र रहेगा। बहुत से लोगों ने इसका जो कमेंट दिया है, लेकिन वहाँ कुछ कुछ गलत है और कुछ कुछ सही भी है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूख और प्यास है क्या है? बाल विकास के संबंध में भूख और प्यास क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत प्रेरक है, कि जन्मजात प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है, कि अर्जित प्रेरक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे छोटे जैसे बच्चे रहते हैं, जन्म लेते हैं, तो क्या उसे भूख के लिए बताया जाता है कि ऐसा भूख लगता है, या फिर प्यास के लिए बताया जाता है? तो नहीं, इसको नहीं बताया जाता, इसलिए कह सकते हैं कि यह एक जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ता कि भूख लगा है, कि दूध को ऐसे पीना है, तो प्यास को लग रहा है तो कैसे करना है। ये जो है जन्मजात प्रेरक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। दूसरा है यहाँ कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो क्या चीज़ का संप्रेषण होना चाहिए? जैसे कि एक कक्षा है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की जो मध्य है वहाँ क्या होना चाहिए, किस चीज़ का संप्रेषण होना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रिका, दूसरा है कि विद्यार्थी केंद्रिका, तीसरा है शिक्षक केंद्रिका, या फिर उद्देश्य केंद्रिका। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा आ जाएगा। ठीक है, उद्देश्य केंद्रिका होना चाहिए। देखो इसमें होता क्या है कि भाई टीचर और शिक्षार्थियों का यानी कि विद्यार्थियों का मतलब क्या हो, यहाँ पढ़ने का किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर यही आएगा। तीसरा प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, इसका आंसर सिर्फ कारण जानना है, उसके बाद समस्या को हल करना है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ फोर्थ रहेगा। ठीक है, बच्चे से बातचीत करने के कारण जानेंगे, यानी कि उससे बातचीत करके उसके जो कारण को जानने के प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो अभी जो वर्तमान समय में शिक्षा का उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन है कि व्यवहारिक उपागम है, दूसरा है कि समाजवादी उपागम है, तीसरा है कि संरचनावादी है, और चौथा है मानवतावादी। दोस्तों यहाँ पर समाजवादी रहेगा। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइप करने में, तो इसका जो आंसर रहेगा समाजवादी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे क्या बोल रहे हैं कि उच्च जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान सुधारने का कौशल विकसित कर पाएंगे, दूसरा है स्वयं अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, तीसरा है कि बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, और चौथा है कि शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके माध्यम से बच्चों की जो समस्या है, यानी कि कहाँ पर जाके ये लोग रुक रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ पर समस्या है उसको पहचानना है, उसके बाद जो उस कौशल का विकास करना है, जहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है उसको उसका विकास करना है, यही इसका आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर अधिकार आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी नहीं गए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वहाँ विद्यालय कभी नहीं गए, या फिर अथवा क्या है यहाँ पर कि विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ के आ गए हो घर में, है ना, तो उस बच्चे के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कौन से पाठ्यक्रम या फिर कौन सी योजना है? यहाँ पर चारों ऑप्शन में से बताना है कि विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए, दूसरा है कि विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए, और तीसरा है कि अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, और चौथा है कि अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि बच्चे अगर स्कूल गए ही नहीं हैं या फिर छोड़ के आ गए हैं तो उसके लिए विशेष तौर पे विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण करने लागू पर जोर दिया जाना चाहिए, उसके लिए अतिरिक्त पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो तो छोड़ के आए हैं बच्चे लोग, है ना, या फिर जाने का मन नहीं किया तभी नहीं किया है, तो आपको करना क्या है कि विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए,
यही इसका सटीक आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है कि नियमित रूप से मासिक लेना है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से अंकित करना चाहिए, आंकलित करना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद है तीसरा है कि नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियाँ आयोजित करना चाहिए। और चौथा है कि अंक या ग्रेड प्रदान करना चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, सतत यानी कि हमेशा करना है, तो उसका एक तरीका है कि सीखने की जो प्रक्रिया के दौरान जो सह शैक्षिक है ना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक है क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना चाहिए, हमेशा उस चीज़ को देखते रहना चाहिए। यही इसका आंसर रहेगा। 8वां प्रश्न है, बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है गृह कार्य करना। दूसरा है कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है कि बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। और उसके बाद है चौथा है कि बालक की सृजनात्मक को बढ़ावा देना। इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। देखो प्रश्न क्या बोला गया उसको समझना कि बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। तो गृह कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि बच्चे लोगों को गृह कार्य देना अनिवार्य है, इससे बच्चे लोगों का जो है ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है और उसकी जो क्षमता है उसका विकास होता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसी शब्द को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, इसको सम्मिलित नहीं है, इसको जो सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको सम्मिलित किया गया है। 9वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक यह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यहाँ कथन दिया जाता है, तो किसने दिया जाता है, यानी कि किसने दिया है? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो ये जो कथन बोला गया है वह कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा थर्ड रहेगा। ठीक है, R.W. टेलर द्वारा दिया गया है, R.W. टेलर द्वारा इसको दिया गया है। 10वां प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें। देखो क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रहा है, तो उस दौरान जो है उसकी जो कार्य कैसा चल रहा है उसके बारे में क्या चीज़ का जानकारी है उन्हें। इसका जो ऑप्शन है, कार्य समाप्त होने की पश्चात दी जानी चाहिए। दूसरा है समय, जो कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। तीसरा है कि कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए। और चौथा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ दूसरा आ जाएगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए बीच बीच में सतत रूप से उसको जानकारी दिया जाना चाहिए। 11वां प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो क्या आप करेंगे? क्या बोल रहे, अधिगम मतलब सीखना है ना, सीखने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। दूसरा है उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। चौथा है उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले बताया था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको जानना पड़ेगा कि वो समस्या कहाँ पर है, उसके बाद जो है उसके लिए निदान करना चाहिए, उसके समस्या का हल खोजना चाहिए। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। उसमें ऑप्शन है यहाँ पर विश्वविद्यालयों की राजनीतिक से मुक्त करना। दूसरा है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। तीसरा है कि राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना। और चौथा है परीक्षाओं में लचीलापन है। इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, सत्य नहीं है। इसका मतलब है पहला, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त करना, ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय में चलता ही है छात्र का अध्यक्ष को चुनाव चलता ही है ना, तो इसके बारे में जो कहा गया है वहाँ सत्य कथन नहीं है। 13वां प्रश्न है कि बच्चों में भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, बच्चों में अगर भाषा का विकास करना है तो क्या जरूरी है? ऑप्शन है कि उनको अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने की अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जब विचार करते हैं तो उसका मानसिक रूप से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित करना चाहिए। ये भी ठीक है, वाद विवाद है, परिचर्चा है, अलग से सेमिनार करना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहे हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी सही रहेगा यहाँ पर
14वां प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ठीक है, जैसे कि कक्षा है, उसके अंतर्गत बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है कि कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है रोज एक जैसी होनी चाहिए। तीसरा, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। और चौथा है, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कक्षा में किसी चीज़ के विज्ञान के जैसे प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है, या फिर किसी सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिकल चल रहा है, या फिर परियोजना कार्य चल रहा है, या फिर एग्जाम चल रहा है, तो फिर उस व्यवस्था यानी कि जिस कार्य के लिए हो रहा है उस कार्य उस कक्षा में उस आधार पर बैठाएगा। जैसे कि पेपर चल रहा है तो पेपर चल रहा है तो नज़दीक नज़दीक नहीं बैठाएगा, एक बेंच में 2 लोगों को बिठा देगा। ठीक है, अगर स्टडी करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, तो एक बेंच में हो सकता है 3 लोगों को बैठा दे। तो इस तरीके से उसकी गतिविधि के अनुरूप होना चाहिए। 15 प्रश्न है कि अंतः व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है। क्या बोल रहे कि अंतः व्यक्ति का बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कि स्वयं की क्षमताएं एवं कमजोरियों की पहचान करना है। दूसरा है दूसरों की अभिप्रेरित करने का कौशल होना चाहिए। तीसरा है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होना चाहिए। और चौथा है कि दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल होना चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होना चाहिए। 16 प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ जो है धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, ये चीज़ होता भी है क्लास में। जैसे कि एक क्लास के अंतर्गत कोई बच्चा ऐसा रहता है कि बहुत तेज गति से सीख रहा है और एक बच्चा ऐसा रहता है कि बहुत कम गति से सीखता है या फिर बहुत कम सीख पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है कि तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। दूसरा है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तीसरा है कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। और चौथा है कि तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की को सिखाने हेतु लेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों जो आंसर गलत आ जाएगा, यहाँ पर जो चौथा है वो सही रहेगा। क्या बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं बच्चों को, उसके जो है उससे सहायता लेंगे। उससे सहायता क्या है कि वह जो धीमी जो सीखते हैं बच्चे, उसके साथ बैठा दो। उसके बाद जो होगा क्या कि दोनों का जो विकास है वहाँ लगभग सेम हो जाएगा, क्योंकि एक बेंच में जब बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करता है। 17 प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक अधिगम यानी कि शिक्षक को सिखाने की जो प्रक्रिया है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर एक जो शिक्षक रहते हैं वह है, क्या है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाते हैं। दूसरा है कि जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग दिया जा सकता है। तीसरा है उदासीन है। चौथा है बातें करने वालों को दंडित करना है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। किस तरीके से होना चाहिए शिक्षक? जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन है, यानी कि जो ज़्यादा बात करता है इसका मतलब उसको चुप नहीं कराना है, उसके जो बोलने के जो टैलेंट है उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, संसाधन के रूप में उसका उपयोग करना है। 18 प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो आंसर रहेगा पहला आगे कौन कौन से है कि उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बच्चे का मूल्यांकन करना है तो परीक्षा के माध्यम कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है अलग अलग बिंदु का? तो उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले बात तो उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद जो है अधिगम अनुभव होना चाहिए कि जो अधिगम है यानी कि जो सीख रहे हैं उसका अनुभव क्या है। और तीसरा है कि मूल्यांकन के उपकरण होने चाहिए कि आप जो मूल्यांकन कर रहे हो उसके उपकरण कौन कौन से हैं, उसके साधन कौन कौन से हैं, उसके टॉपिक कौन कौन से हैं। यही इसका आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न है कि कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो एक कक्षा का वातावरण किस तरीका से होना चाहिए? ऑप्शन है कि शांत है, शोरगुल से भरा है, अनुशासन से पूर्ण है, और तीसरा चौथा है कि मित्रतापूर्ण है। इसका जो आंसर आ जाएगा मित्रतापूर्ण रहना चाहिए, है ना। एक कक्षा में सभी लोग जो है एक मित्र की भांति रहना चाहिए। 20वां प्रश्न है कठोर शिल्प उपगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कठोर शिल्प उपागम जो है वहाँ किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक सिद्धांत पर है कि इंजीनियरिंग सिद्धांत पर है या व्यावसायिक सिद्धांत पर या फिर अनुदेशन सिद्धांत पर? तो इसको जो है इसका जो आंसर आ जाएगा आपको याद रखना है इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है जो कठोर शिल्प उपागम है वहाँ। 21वां प्रश्न है सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सीखने के जो पुनर्बलन जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है थर्नडाइक है, उसके बाद है CL हल है, उसके बाद है IP
पावला है, उसके बाद जो आता है कोहलर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा CL हल। CL हल जो है सीखने के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। उसके बाद है 22वां प्रश्न है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा, है ना। इसकी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो समावेशी शिक्षा देना है तो आपका प्रयास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया को प्रदान करना है। दूसरा है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और तीसरा है कि स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शैक्षणिक पद्धति को बेहतर करना है। और चौथा है कि शाला को उच्च तकनीक संबंधी उपकरण युक्त बनाना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा कि बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया के रूप में बनाना है, प्रदान करना है। तो विषय प्रश्न है कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों को जो है भ्रमण पर ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो स्कूल रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, वहाँ पर बच्चे लोगों को साल में एक आध बार कभी कभी भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं, खासकर से ठंड के मौसम में। तो क्यों ले जाते हैं? ऑप्शन है कि भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, इसमें वे आनंदित होते हैं। तीसरा है कि भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते। और चौथा है भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भ्रमण से जो है बच्चे अधिक सीखते हैं। वह पर्यावरण के बारे में सीख सकते हैं, वह ऐतिहासिक जो भूमि पर जा रहे हैं उसके बारे में सीख सकते हैं, या फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर सभी दृष्टिकोण से बच्चे लोगों वहाँ से सीख सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे कहाँ पर सीखते हैं? सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो कहाँ पर सीखते हैं? प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण पर। दूसरा है कि घर में। तीसरा है विद्यालय में या समाज में। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर सीखा जा सकता है और प्रत्येक क्षण पर सीखा जा सकता है। बस सीखने वाला चाहिए, है ना। जिसका मन में लग गया कि मुझे सीखना है तो वहाँ प्रत्येक स्थान पर, चाहे कोई भी स्थान हो, और प्रत्येक पल में वहाँ सीखा जा सकता है। 25वां प्रश्न है कि ग्रामीण बच्चों का अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है तो उसके लिए जो केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार की बात नहीं किया। अगर राज्य सरकार की बात करते, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, 2-3 तर्कना दूंगा, आप लोग खुद समझना। ठीक है, कल के शायद रिपोर्ट में आया था, मैंने जो है कल कम्युनिटी में भी डाला था, लेकिन कई लोग जो है गलत जो आंसर दिया हूँ उसी पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका परसेंट ज़्यादा हो गया है। मैंने कल क्या बोला था आप लोगों को, जो छत्तीसगढ़ के यानी कि केंद्र सरकार द्वारा भी जो जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है मतलब स्कूलों की, उसमें जो है छत्तीसगढ़ को 1000 में से कितना अंक मिला है। तो भाई जो पेपर में कठिन है वही बात सही रहेगा, है ना। उसमें बोला गया है कि 1000 में से छत्तीसगढ़ को मिला है 704 अंक मिला है। और ज़्यादातर लोग 699 को ही राइट मान रहे हैं, जबकि वो 699 मैंने ऐसे ही लिखा था, ऑप्शन देने के लिए लिखा था। तो ये जो गलत बात है, ठीक है। अब देखना है छत्तीसगढ़ में जो है 100% में से बेरोजगारी की दर कितनी है? 0.4% है, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है स्कूल में कैसा चल रहा है, तीसरे नंबर पर है, वो भी नीचे साइड से तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ का स्थान। अब यहाँ पर रोजगार दर कितना है? 0.4% है। और जो है अंक कितना है? 704 अंक है। तो ये जो है 3 क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, मैंने जो अभी बताया उसको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहीं पर बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है, अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो फिर स्वामी आत्मानंद का है सबसे अच्छा चीज़, है ना, कि स्कूलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, चाहे वहाँ सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? केंद्र सरकार की बात की गई है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ नवोदय विद्यालय आ जाएगा, ठीक है। नवोदय विद्यालय द्वारा किया जाता है। बस इसमें जो है आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, तब जाके जो पास हो गए उसके टारगेट में, उसके जो क्राइटेरिया है उसमें, तब जाके उसको वहाँ पर एडमिट ले सकते हैं। 26वां प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं हैं। तो कौन से पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है? ऑप्शन है कि शालेय में, दूसरा है कि विशेष रुचियों के विकास में, तीसरा है नैतिक मूल्यों के विकास में, चौथा है अनुशासन स्थापित करने में। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शालेय कार्यालय कार्य में। या देखो यहाँ पर शब्द को समझना, पाठ्य सहगामी क्रिया है, यानी कि जो पाठ्य के जो सहगामी क्रिया है वहाँ शालेय कार्यालय यानी कि जो शाला के जो ऑफिस रहते हैं वह कार्य के लिए सहायक नहीं है, बाकी तीनों कार्य के लिए वहाँ सहायक है। 27वां प्रश्न है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खाली स्थान पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। तो किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मापन करती है? ऑप्शन है कि ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, मनोशारीरिक है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात बोला है, ज्ञानात्मक है। ठीक है, अभी जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है ना, वह सिर्फ एक ज्ञानात्मक पक्षों को ही लेकर मूल्यांकन करता है, इसमें और कुछ नहीं। इसका जो उद्देश्य है, जो मापन काम करते हैं, जैसे कि एक चीज बता देता हूँ आपको, कोई बच्चा ऐसे रहता है दिन रात मेहनत करने के बाद वो कितना अंक लाता है, 100% में से 50% ला रहा है। ठीक है, और ये कितना मेहनत कर रहा है, 24 घंटे में 15 घंटे मेहनत कर रहा है। लेकिन एक बच्चा ऐसा रहता है कि सिर्फ 24 घंटे में 2 से 3 घंटा पढ़ाई करते हैं और वो 70% ला रहे हैं। अब इसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा, इसका मूल्यांकन ज्ञानात्मक तरीके से होगा, क्योंकि इन्होंने 2 घंटे में 70% लाए हैं, जबकि 15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे 50% ला रहे हैं। तो फिर किसका महत्व दे रहा है, समाज में भी होता है और स्कूल में भी यही होता है। ज्ञानात्मक मूल्यांकन के आधार पर आदमी के मेहनत को ध्यान नहीं देता, आदमी के परिणाम को ध्यान देता है। मेहनत को कोई देखने वाला नहीं इधर, सिर्फ परिणाम को देखने वाले हैं। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इसका जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य रहता है, जो मापन का पक्ष रहता है, वहाँ ज्ञानात्मक ही है, उसमें भावनात्मक नहीं है। मनो की जो शारीरिक रूप है, यानी कि शारीरिक रूप से मेहनत किया है, इसका भी नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, पहला आ जाएगा। 28वां प्रश्न है कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल, क्या बोल रहे हैं कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल। ऑप्शन है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर है, दूसरा है कि माध्यमिक स्तर पर है, तीसरा है कि महाविद्यालय स्तर पर है, और चौथा है इन सभी स्तर पर है। इसका जो आंसर जाएगा, इन सभी स्तर पर आ जाएगा। उसके बाद है 29वां प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि, जैसे कक्षा शिक्षण पढ़ा रहे उसके द्वारा जो है बच्चों को बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि बच्चों की अवधारणा, जो अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो। दूसरा है कि कक्षा में अनुशासन बना रहे। तीसरा है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, और चौथा है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इसका जो आंसर आ जाएगा, तीसरा सही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया जो है सुगम होता है, इससे जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षण की सफलता निहित है, तो शिक्षण की सफलता किस में निहित है। ऑप्शन है शिक्षकों के उत्तर गुणों में, दूसरा कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, तीसरा विद्यालय की उपलब्धि में, और चौथा है कि शिक्षा के उद्देश्यों में। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ तीसरा आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण की सफलता निहित है। अगर सफलता प्राप्त करना है तो किस चीज़ में सफलता प्राप्त करना है, शिक्षण के क्षेत्र में विद्यार्थियों की उपलब्धियों में। विद्यार्थी कितना उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, यही इसका मेन जो है निहित है, यानी कि सफलता का निहित है, या फिर इसको उद्देश्य भी बोल सकते हैं। दोस्तों 31वां प्रश्न है आपका, जो इसके बारे में जो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर कम से कम देख रहे हो तो पूरे देखते हो तो फिर इसके बारे में कमेंट जरूर करना है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको समझना। क्या बोला गया है कि चोरी करने वाला बालक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा है वह चोरी करता है, अब वो बालक चोरी करता है, मतलब वो क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है, कि मंदबुद्धि बालक कहलाता है, कि पिछड़ा बालक कहलाता है, कि प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बता देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।